अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सट्रैक्शन प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम ऑल लिविंग सेल्स। कौन कौन से सेल यूज होते हैं डीएनए एक्सट्रैक्शन में? तो सबसे पहले है प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम लिविंग सेल्स। ये क्यों करते हैं? इसके तीन चार बेसिक पर्पसेस होते हैं। एक तो डीएनए को हमने आगे डाउन स्ट्रीम अप्लाई करना होता है, तो इसलिए हम उसको लैदा करते हैं। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है? हमने उसको पीसीआर में यूज करना है या सीक्वेंसिंग में यूज करना है या आगे बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन में यूज करना है। तो इसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ टोटल सेल डीएनए सीखनी है, प्रिपरेशन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए, प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियोफाज डीएनए। तो सबसे पहले आपको कोई ऐसी टेक्निक आनी चाहिए जिसमें आपका जो डीएनए है उसकी कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, उसको कोई ब्रेक करने वाला मेथड हो। ठीक है। उसके बाद डीएनए को प्रेसिपिटेट करने वाला मेथड हो। तो सबसे पहले आप बैक्टीरिया को, अगर आप बैक्टीरिया से डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको ग्रो करवाते हैं मीडिया के अंदर, और फिर उसके स्पोर्स को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। फिर उसको ट्रीट करते हैं, उसके स्पोर्स को डिफरेंट मेथड के जरिए ब्रेक करते हैं, सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को, और डीएनए को हम फिर प्रेसिपिटेट करते हैं। ये देखिए, आपने अगर नाइट कल्चर लिया स्पोर्स का, उसको सेंट्रीफ्यूज किया तो स्पोर्स नीचे बैठ के, ठीक है, फिर उसमें से आपने डी सेल वॉल और दूसरे मटेरियल को ब्रेक किया, डीएनए ऊपर आ गया, फिर डीएनए को कंसंट्रेट किया आप। जो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए मीडिया यूज होते हैं तो उसमें ब्रोथ कल्चर है, जिसमें एमनाइन मीडिया है, लूरिया बर्टानी मीडिया है, ये यूज किए जाते हैं। तो सेल एक्सट्रैक्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं? दो मेथड है, फिजिकल मेथड है और केमिकल मेथड है। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड में क्या है कि जो आपका लाइसोसोम और ईडीटी है, ये सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए यूज होता है, और ईडीटीए भी सेल वॉल के अंदर से मैग्नीशियम को रिमूव करता है। ठीक है। और सेल वेल की जो इंटीग्रिटी है उसको खत्म करता है। एसडीएस जो है वो सेल मेम्ब्रेन को डीनेचर करता है, उसकी प्रोटीन को और लिपिड्स को। ये आप देखें, सेल लाइसिस हो गई है, सेल लाइसिस में डीएनए और आरएनए प्रोटीन बाहर आ गई है, डेब्रीज नीचे बैठ गई है। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? डीएनए सेल वॉल को ब्रेक करवाते हैं। किसके जरिए ब्रेक करवाते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं लाइसोसोम और लाइसोजाइम्स, जिसमें एंजाइम्स होते हैं जो ब्रेक कर देते हैं सेल वॉल को, और ईडीटीए भी सेल वॉल की ब्रेकेज में हेल्प करता है क्योंकि मैग्नीशियम दूर करता है। एसडीएस जो है वो सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करता है। तो ये तीनों जो है वो यूज किए जाते हैं ताकि सेल वार, सेल मेम्ब्रेन और दूसरे इंग्रेडिएंट खत्म हो जाए। तो ये डीएनए, फिर आरएनए और प्रोटीन ऊपर आ जाएंगे। फिर आरएनए के लिए आरएनए यूज करेंगे, प्रोटीन के लिए क्लोरोफॉर्म फिनोल यूज करेंगे, साथ में प्रोटीनेस के यूज करेंगे। प्यूरिफिकेशन, जब ये डीएनए बाहर आ जाता है तो उसको हम या तो रीजेंट के जरिए प्यूरिफाई करते हैं या आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के जरिए प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है। तो फिर आप जब आपका ये जो डीएनए है, ये जब आ जाता है प्योर फॉर्म में आ जाता है, तो उसको हम मज़ीद प्यूरिफाई करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड। तो सबसे पहला मेथड है वो है क्लोरोफॉर्म फिनोल मेथड, जिसमें थोड़े से आप डी प्रोटीनेज के यूज़ करते हैं और आरएनएज यूज़ करते हैं। तो ये आपने सेल एक्सट्रैक्ट है, इसमें आपने ऐड डाल किया फिनोल क्लोरोफॉर्म प्लस थोड़ा प्रोटीनेज के और आरएनएज डाले, ताकि आरएनए भी डाइजेस्ट हो जाए और प्रोटीन भी डाइजेस्ट। तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो ऊपर एक्वस लेयर आती है उसमें डीएनए होता है। तो डीएनए को आप सेपरेट करते हैं और उसको फर्दर प्यूरिफाई करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक। उसमें से पहली टेक्निक है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आपको पता है डीएनए के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज। तो इसके लिए जो हम रेजन यूज करेंगे उसके ऊपर होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। तो इसके लिए इन आयन एक्सचेंजर यूज करती हैं रेजन, उसके ऊपर होता है
पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो वो डीएनए के साथ स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है और प्रोटीन और आरएनए के साथ वीक बॉन्ड बनाता है। तो जब हम बफर लो आयनिक स्ट्रेंथ का बफर डालते हैं तो उसमें आरएनए और प्रोटीन लैदा हो जाती है, डीएनए स्टिक कर जाता है, स्टक कर जाता है उधर, यानी कि बॉन्डिंग बना लेता है, आयनिक बॉन्डिंग। तो फिर जब हम स्ट्रांग आयनिक सॉल्यूशन डाल देते हैं तो वो बॉन्डिंग टूटती है, तो डीएनए प्यूरिफाई होके आ जाता है। ठीक है, तो जब हमने लो साल्ट कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन यूज किया तो डीएनए नहीं आया, प्रोटीन और आरएनए आ गए, क्योंकि उनके दरमियान वीक बॉन्ड था। फिर हम हाई साल्ट सॉल्यूशन यूज करेंगे तो डीएनए भी लैदा हो जाएगा और इस तरह वो प्यूरिफाई हो जाएगा। इसके अलावा हम एथेनॉल मेथड से भी डीएनए को प्यूरिफाई करते हैं। जो डीएनए आ जाता है उसको हम आइस कोल्ड यानी कि -20 वाला, उसके अंदर प्योर एथेनॉल या आइसोप्रोपेनॉल डाल देते हैं तो वो प्रेसिपिटेट करता है। फिर उसको हम या तो 70% एथेनॉल से वॉश कर लेते हैं, या फिर उसको एक ग्लास रॉड के जरिए हम उसको बाहर निकाल देते हैं। फिर उसको मेजर करते हैं उसकी क्वांटिटी को बाय यूजिंग यूवी मेथड, जिसको नैनो ड्रॉप मेथड भी कहते हैं। तो आगे हमने प्लांट से डीएनए निकालना है। तो प्लांट के लिए, क्योंकि इसमें कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का बना होता है सेल वॉल प्लांट्स की, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें एक खास बफर की जरूरत होती है, जिसको सी टैप बफर कहते हैं। सी टैप बफर क्या करता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं, उनको सॉल्युबल फॉर्म में लेके यानी कि एक्वस लेयर में ले आता है, और डीएनए के साथ सी टैप यानी कि सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा और डीएनए नीचे बैठ जाएगा आफ्टर सेंट्रीफ्यूज। दूसरी जो इम्प्योरिटीज हैं वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, जो ऊपर वाला इम्प्योरिटीज है वो डिस्कार्ड कर देंगे, नीचे जो डीएनए है उसको रख लेंगे, डीएनए प्लस सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। उसके अंदर आप डाल देंगे 1 मोलर NaCl, उसको रिसस्पेंड करेंगे, फिर उसको प्रेसिपिटेट कर देंगे आइस कोल्ड। प्रेसिपिटेट करने के पहले हम आरएनए राइबोन्यूक्लियेज ट्रीटमेंट देते हैं ताकि आरएनए डाइजेस्ट हो जाए। तो फिर जो डीएनए रह जाएगा उसको उसके अंदर आइस कोल्ड एसोप्रोपेनॉल डालते हैं या एथेनॉल डालते हैं -20 वाला, और डीएनए प्रेसिपिटेट कर जाता है। इस तरह जो आपका प्लांट जो है उसका डीएनए बाहर आ जाता है। होता क्या है, सी टैप जो है वो कार्बोहाइड्रेट और दूसरे कम्प्लेक्सेस को ऊपर एक्वस लेयर में आ जाता है, और डीएनए के साथ ये सी टैप जो है कम्प्लेक्स बना के वो जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो वो नीचे जाते हैं, बकाया मटेरियल ऊपर आ जाता है, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। अच्छा, जो डीएनए होता है प्लांट्स का, उसको प्यूरिफाई करना है तो उसके लिए हम जो कॉलम यूज करते हैं उसके अंदर जो बीड यूज करते हैं वो सिलिका की होती है, और इसमें जो साल्ट यूज करते हैं वो उसको हम ग्वानिडीनियम थायोसाइनेट कहते हैं। ये ग्वानिडीनियम थायोसाइनेट क्या करता है, जो प्लांट का डीएनए है उसके सिलिका के साथ कम्प्लेक्स बनाता है। फिर आप लो आयनिक स्ट्रेंथ का बफर यूज करते हैं तो वो सारी इम्प्योरिटीज नीचे आ जाती हैं, फिर डीएनए रह जाता है। फिर उसके बाद हम हाई आयनिक स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन यूज करते हैं, तो वो डीएनए यानी कि जो बाहर आ जाता है, यानी कि वाटर अगर आप यूज करेंगे तो वो डीएनए को बाहर ले आएगा। ठीक है, और दूसरा अगर यूज करेंगे तो वो नहीं बाहर लेके आएगा, तो वाटर इसको प्यूरिफाई कर। आगे प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, सर्कुलर क्रोमोसोम, और ये तकरीबन 6 to 8% होता है टोटल जीनोमिक डीएनए ऑफ बैक्टीरिया का, और इसका साइज भी छोटा होता है और इसकी कन्फर्मेशन भी डिफरेंट होती है, ये सर्कुलर होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर इसको आपने लैदा करना है तो उसके लिए आप थोड़ा सा मेथड में वेरिएशन लेके आएंगे। उधर क्या था, लाइजोम और ईटीटीए यूज करते थे सेल वॉल ब्रेक करने के लिए। ठीक है, लेकिन सेल वॉल के साथ ना जीनोमिक डीएनए, सेल मेम्ब्रेन के साथ जीनोमिक डीएनए लगा होता है। तो पहले अगर फौरन से आप सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देंगे तो ये जीनोमिक डीएनए के साथ प्लाज्मिड डीएनए को भी
खतरा हो सकता है कि वो ब्रेक हो। तो इसलिए सबसे पहले हम सिर्फ सेल वाल को ब्रेक करते हैं, और सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करने के लिए हम 25% सुक्रोज का सोल्यूशन यूज करते हैं। तो लाइसोसोम और ईटीटीए क्या करता है कि कहीं पे जो है सेल वाल को ब्रेक कर देता है, तो स्फेरो प्लास्ट बनता है आपके पास। स्फेरोप्लास्ट होता है जिसमें थोड़ी सी सेल वाल जो है वो इंटीग्रेटेड यानी कि डिस्टर्बेड फॉर्म में मौजूद होती है। तो फिर आप उसके अंदर ट्राइटोन X100 डाल देते हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन ब्रेक होती है। फिर आप उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो जितने भी प्लाज्मा डीएनए होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। तो ऊपर वाला एक बस क्लियर सोल्यूशन लेके उसको आप जो है प्यूरिफाई कर लें। कैसे प्यूरिफाई करेंगे, क्या वो आपको पता है कि जो आपका प्लाज्मेट होता है वो सुपर कॉइल्ड होता है, ओपन सर्कुलर भी हो सकता है अगर वो कहीं से ब्रेक हो गया है, ठीक है। और टोपो आइसोमरेज जो है वो इसकी जो है सुपर कॉइल्ड फॉर्म को इंटैक्ट रखते हैं। तो डीएनए जो प्लाज्मेट का होता है वो सुपर कॉइल्ड होता है मोस्टली, लेकिन जब निक हो जाती है तो वो रिलैक्स फॉर्म में आ जाता है, जिसको ओपन सर्कुलर क्रोमोसोम कहेंगे। और जो जीनोमिक डीएनए होता है वो लीनियर होता है, जिसको हम ओपन क्रोमोसोम कहेंगे। तो आपने प्यूरिफाई करना है तो दो तीन मेथड यूज करते हैं। सबसे पहला मेथड है अल्कलाइन डीनेचरेशन, अल्कलाइन डीनेचरेशन, और दूसरा है थीटियम ब्रोमाइड सोडियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन। तो अल्कलाइन डीनेचरेशन में क्या होता है कि आप हाई पीएच यूज करते हैं 12 to 12.5, जिसकी वजह से जो जीन जो प्लाज्मा डीएनए होगा वो डीनेचर नहीं होगा, और जो लीनियर डीएनए होगा या जिसके अंदर निक आई है वो डीनेचर हो जाएगा। और जब आप उसको pH 7 करके सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो वो जो प्लाज्मा डीएनए है वो ऊपर आ जाता है, और जो ओपन डीएनए होता है वो नीचे बैठ जाता है। दूसरा मेथड है प्यूरिफाई करने का, थीडियम ब्रोमाइड सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, सीजियम क्लोराइड यूज करते हैं जिसकी डेंसिटी डीएनए के करीब होती है, वो 1.7 होती है। डीएनए की डेंसिटी भी 1.7 होती है और सीजियम क्लोराइड की भी 1.7 होती है। होता क्या है, ये जो आपके पास ओपन डीएनए होता है इसके अंदर डीएनए थीडियम ब्रोमाइड चला जाता है और उसको डीनेचर करके सिंगल स्टैंडर्ड कर देता है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। कितनी कम होती है ये, यानी कि 1.7 से 0.125 ग्राम कम हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये ऊपर चला जाएगा। ये आप देखें ना, ये ऊपर चला गया। जबकि सुपर क्वाइल डीएनए के अंदर बहुत कम जो है थीडियम ब्रोमाइड गया होगा, तो उसकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है, 0.085 जो है कम होती है। तो ये इस लेयर में होगा। ये जितनी कम डेंसिटी होगी उतना वो चीज ऊपर होगी। मसलन प्रोटीन की कम है वो ऊपर स्टिक होगी, आरएनए की ज्यादा होगी वो नीचे चला जाएगा। और ये सुपर क्वालिटी है, इसको इंजेक्शन के जरिए आप बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद आप उसको प्यूरिफाई करना चाहते हैं, प्यूरिफाई करने के लिए आप एन ब्यूटानॉल यूज करते हैं टू रिमूव एथिडियम ब्रोमाइड। तो एथिडियम ब्रोमाइड जो है वो आ जाता है किसमें, ऑर्गेनिक फेज के अंदर। फिर आप जो डीएनए रह जाता है उसको डायलिसिस ट्यूब में डालेंगे, ताकि सीजियम क्लोराइड को भी हम रिमूव करें। तो उसको हम रखते हैं बफर के अंदर, तो सीजियम क्लोराइड बाहर आ जाता है, अंदर सिर्फ डीएनए रह जाता है। आगे प्लाज्मेट की आपने एम्पलीफिकेशन करनी है, उसकी जो नंबर ऑफ कापीज बढ़ानी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लोरमफेनिकोल यूज करते हैं। और जो बैक्टीरिया है उसको इंक्यूबेट कर देते हैं 12 घंटे के लिए, तो उसकी जो ट्रांसलेशन है वो रुक जाएगी, बकाया उसकी प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन होती रहेगी, ठीक है। जो क्लोरमफेनिकोल्स है वो क्या करता है कि ये जीनोमिक डीएनए की जो रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन रोक देता है, लेकिन प्लाज्मिड डीएनए जो है वो कॉपी होता रहता है, जिसकी वजह से इसका कॉपी नंबर बढ़ जाता है। कॉपी नंबर इसलिए बढ़ाते हैं ताकि जो हमारे पास प्लाज्मेट जो है ज्यादा है और उसको हम ज्यादा से ज्यादा बक्टा बायोटेक्नोलॉजी में यूज करें। आगे बैक्टीरियोफाज डीएनए को लैदा करना है। ये वो डीएनए होता है जब वायरस जो है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है,
तो वो लाइटेक्स साइकिल में जब आएगा तो तभी बैक्टीरियोफाज डीएनए सेपरेट होगा, उससे पहले वो सेपरेट नहीं होगा। तो इसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाते हैं लैम्डा के साथ, तो वो जो डीएनए है किसका, वायरस का, वो बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है। आप क्या करते हैं, उसके एक जीन होता है जो कि उसकी लाइसोजेनिक को कंट्रोल करता है, जिसको सीएल जीन कहते हैं, उसको म्यूटेट करवा देते हैं। फिर आप वो ये जो म्यूटेट जीन है ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाइसोजेनिक साइकिल को मेंटेन करता है, लेकिन आप जब 30 से 40 तक टेम्परेचर बढ़ाते हैं, 42 तक, वो फिर लाइटेक साइकिल में चला जाता है। तो जब लाइटेक साइकिल में आता है तो उसमें जो फाज डीएनए निकलता है उसको आपने लेना होता है, ठीक है, और उसको आपने सेंट्रीफ्यूज करना है, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो डीएनए है वो ऊपर आ जाएगा, बकाया चीजें नीचे चली जाएगी, और उसको आप फिर प्यूरिफाई कर लेते हैं। तो आपने देखना है बैक्टीरिया और फाज जो है, ये नहीं होना चाहिए कि बैक्टीरिया जो है वो कम हो और फाज ज्यादा हो, तो फिर कॉपी नंबर जो आएगा वो कम होगा, टिटर जो आएगा वो, पेज टिटर जो आएगा वो कम होगा। या बहुत ज्यादा आपके पास बैक्टीरिया और फाज कम है तो इससे भी टिटर कम आएगा। तो होना चाहिए जितने बैक्टीरिया और फाज जो है वो तकरीबन इक्वलेंट क्वांटिटी में आएंगे, तो फिर ही जो फाज टिटर है वो ज्यादा आएगा। तो प्यूरिफाई करना है आपने जो प्लाज्मिड, जब आपने लाइटेक्स साइकिल के बाद सेंट्रीफ्यूज किया तो फाज का डीएनए ऊपर आ गया, तो उसको प्यूरिफाई करना है। तो उसको प्यूरिफाई करते हैं पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल, या इसमें थोड़ा सा NaCl भी हम डाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, वाटर निकाल देता है फाज के पार्टिकल से, और वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। अच्छा, फाज के डीएनए को आपने प्यूरिफाई करना है तो उसके लिए आप सबसे पहले पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल NaCl डाल देते हैं, तो जो फाज है वो प्रेसिपिटेट कर देता है, फिर उसको रीसस्पेंड करते हैं। रीसस्पेंड करने के बाद आप उसको क्या करते हैं, उसके अंदर आप ये देखें, ये शुरू से कर लेते हैं। ये आपके पास इन्फेक्टेड सेल्स हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज किया तो फाज डीएनए ऊपर चला गया, फिर उसको आप ऐड करते हैं उसके अंदर पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल, तो फिर क्या होता है, वो प्रेसिपिटेट कर देता है, फिर उसको रीसस्पेंड करवाते हैं बफर के अंदर, फिर उसके अंदर फिनोल क्लोरोफॉर्म डाल देते हैं ताकि प्रोटीन और दूसरे आरएनए द्वारा रिमूव हो जाए। तो जो mDNA होगा ऊपर हो जाएगा, फिर उसको आइस कोल्ड एसोप्रोपेनॉल यूज करके उसको प्रेसिपिटेट करके फर्दर उसको 70% एथेनॉल से साफ कर लेते हैं। तो ये अगर फाज से डीएनए आपने लहदा करना है तो पहले आप लाइटिक साइकिल लेके आएंगे, लाइटिक साइकिल के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, से जो आपकी फाज डीएनए वो नीचे बैठ जाएगा, फाज M30 फाज जो है वो नीचे आ जाएंगे, फिर उसको डिजॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिनोल क्लोरोफॉर्म डालेंगे, फिनोल क्लोरोफॉर्म डालने के बाद उसमें सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो mDNA ऊपर आ जाएगा, फिर उसको आप आइस कोल्ड एसोप्रोमानोल डालेंगे और वो प्रेसिपिटेट कर देंगे। दैट्स ऑल। अगर लेक्चर आया पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।